दर्शकों, आजकल आपने सुना होगा राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में, यानी कि MLUPY के बारे में। आखिर क्या है ये, इन सारी बातों को हम जानेंगे, लेकिन आपको खास बात बताना चाहूँगी कि ये एक इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है और अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो आप 8% तक की सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी ले सकते हैं। लेकिन इस योजना को लेकर इन्वेस्टर, बैंकर और साथ के साथ डिपार्टमेंट में भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, यानी कि कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न। लेकिन जहां कन्फ्यूज़न है वहां सॉल्यूशन भी है और हमें मालूम है कि आपके इस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और सॉल्यूशन है हमारे एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के एक्सपर्ट हैं, साथ के साथ बहुत सारी संस्थाओं के सदस्य एवं पदाधिकारी हैं, जैसे CII, 40, जैक क्लब और साथ ही साथ आप लॉयंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं। ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप अपने व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं और लोगों के कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। तो आइएगा, आपके बीच में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हमारे वित्तीय सलाहकार विष्णु गोयल जी को। विष्णु जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे वही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये MLUPY, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं MLUPY स्कीम के बारे में, ये स्कीम इंटरेस्ट सब्सिडी की स्कीम है। साथियों, 17 दिसंबर 2019 को इस स्कीम को लागू किया गया था और ये स्कीम 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। इस स्कीम में बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये स्कीम है, ये स्कीम सभी तरह के बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, ट्रेडिंग हो, सभी तरह के बिजनेस पर ये स्कीम लागू होती है। यानी कोई भी व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है या सर्विस इंडस्ट्री में और वो बैंक से लोन लेता है, तो वो इस इंटरेस्ट स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इस स्कीम को कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म अप्लाई कर सकती है, कंपनी अप्लाई कर सकती है, LLP अप्लाई कर सकती है। मतलब अप्लाई आवेदक कोई भी हो सकता है। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी से भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, आप इस स्कीम के अंदर किसी भी बैंक से साथियों, चाहे से वो प्राइवेट बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, RFC हो, SIDBI हो, इससे आप लोन ले सकते हैं। तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। ये जो स्कीम है, यह नए बिजनेस पे तो लागू होती है, साथ में यदि आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कहाँ अप्लाई करना है। इस स्कीम के लिए आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC में आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। सर, जिस तरह से आपने बताया उस अनुसार तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकार की, लेकिन बात यह है कि हमने ये जाना है कि इसमें हर तरह के बिजनेस से जुड़े हुए लोग बैंकों से जुड़कर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो सब्सिडी है ये कितनी मिलती है और कितने समय अवधि के लिए मिलती है। MLUPY स्कीम के अंदर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी मिलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। यदि आपका लोन अमाउंट 25 लाख तक का है तो आपको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, और यदि आपका लोन अमाउंट 5 करोड़ रुपए तक का है तो आपको 6% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, और आपका लोन अमाउंट 10 करोड़ तक का है तो आपको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। और साथियों, ध्यान रखना है कि 10 करोड़ से ज़्यादा का लोन अमाउंट है आपका तो आपको कोई इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब ये कितने साल के लिए मिलेगी? ये जो MLUPY स्कीम है, ये 5 साल के लिए है। यदि आपका लोन का पीरियड 5 साल से ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी केवल 5 साल के लिए मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि आपका लोन अमाउंट पीरियड 5 साल से कम का हो, यानी 4 साल का हो, 3 साल का हो, तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी 3 साल या 4 साल, जितना आपका लोन का पीरियड है उतने साल के लिए आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें कुछ पीरियड के लिए केवल ये सुविधा पर देता है कि आप केवल इंटरेस्ट ही पे कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट अपना शुरू नहीं होता है। इसे मोनेटाइज पीरियड कहा जाता है। तो इस स्कीम में कहा गया है कि यदि आपका लोन अमाउंट है उसमें मोनेटाइज पीरियड है 6 मंथ का, तो भी उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। और आपका यदि मोनेटाइज पीरियड 6 मंथ से ज़्यादा है तो फिर आपको केवल 6 मंथ तक के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी मोनेटाइज पीरियड की मिलेगी। और जैसे ये मोनेटाइज पीरियड खत्म होगा तो फिर आप वापस एलिजिबल हो जाएंगे इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए।
सर, जिस तरह से आपने हमें बताया कि ये जो हमारी स्कीम है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ट्रेडर सेक्टर पे भी लागू होती है, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि इस स्कीम में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। इस स्कीम को बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, दूसरा है ट्रेडर्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को भी बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला है जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में न्यू यूनिट है, यानी सब कुछ नया है। फिर हम बात करेंगे जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं न्यू यूनिट की। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं और कोई भी नई यूनिट लगा रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, आपका बिजनेस नया है, आपने न्यू ज़मीन परचेज की है और आप उसके लिए बैंक लोन लेते हैं, तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम के अंदर न्यू यूनिट के लिए आप मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 10 करोड़ रुपए तक का लोन आप लेते हैं तो इस स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं। अब ये जो 10 करोड़ रुपए तक का लोन है, ये लोन आपका कंपोजिट लोन हो सकता है और टर्म लोन हो सकता है। कंपोजिट लोन का मतलब है आप इसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड परचेज करने के लिए ले सकते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए ले सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी के लिए ले सकते हैं और वर्किंग कैपिटल के लिए ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो लैंड की जो कॉस्ट होती है वो टोटल प्रोजेक्ट का 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा कॉस्ट की लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन स्कीम की एलिजिबिलिटी के लिए जो काउंटिंग होता है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें लैंड की कॉस्ट 25% ही लेंगे। सेकेंड, इस स्कीम के अंदर आप वर्किंग कैपिटल विथ सीसी लिमिट ले सकते हैं, लेकिन ये जो सीसी लिमिट है वो आपकी टोटल जो लोन है उसका 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जैसे आपने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया तो इसमें 4 करोड़ रुपए तक का वर्किंग कैपिटल विद सीसी लिमिट हो सकती है। अब मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि MLEPY स्कीम के अंदर न्यू यूनिट के लिए जो मैक्सिमम लोन की लिमिट है वो 10 करोड़ रुपए है, जिसके अंदर कंपोजिट लोन है जिसमें आपकी वर्किंग कैपिटल प्लस टर्म लोन दोनों इंक्लूडिंग है। अब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर की दूसरे पार्ट की, यानी वह यूनिट जो एक्सपेंशन कर रही है, मॉडिफिकेशन कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन कर रही है। तो साथियों, आप यदि एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने ये लिमिट आपको बताई थी 10 करोड़ की, ये 10 करोड़ रुपए नहीं है, ये केवल 1 करोड़ रुपए हैं। ये जो लिमिट है 1 करोड़ की, इसके अंदर आपका कंपोजिट लोन हो सकता है, टर्म लोन हो सकता है, लेकिन जो लिमिट एक्सपेंशन के केस में मैक्सिमम लोन की लिमिट 1 करोड़ रुपए ही रहेगी। सर, आपने हमें अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बारे में तो बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया, यानी कि हमारा कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म कर दिया। लेकिन सर, अब बात आती है ट्रेडिंग सेक्टर की, और ट्रेडिंग सेक्टर को लेकर के भी ट्रेडर्स के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि ट्रेडर्स को देखने को मिलती हैं और इसके क्या प्रोविजंस हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। MLEPY स्कीम की यही खास बात है कि ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के अलावा ट्रेडिंग सेक्टर पे भी लागू होता है। ट्रेडिंग सेक्टर का मतलब है रिटेलर्स और होलसेलर जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस स्कीम के अंदर जो ट्रेडर्स के लिए लोन की मैक्सिमम लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपए। सबसे खास बात यह है कि जो ट्रेडिंग कंसर्न है उनके लिए गवर्नमेंट ने जो सीसी लिमिट है वर्किंग कैपिटल की वो 75% अलाउ की है, क्योंकि जनरली ट्रेडर्स और होलसेलर को वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस स्कीम के अंदर आप 1 करोड़ रुपए तक का बैंक से लोन ले सकते हैं, उसमें 75% यानी 75 लाख रुपए तक आप वर्किंग कैपिटल और सीसी लिमिट ले सकते हैं। तो आपको इस स्कीम के अंदर यदि आपका लोन अमाउंट 25 लाख रुपए तक है तो आपको 8% सब्सिडी मिलेगी, और यदि आपका लोन अमाउंट 1 करोड़ रुपए तक है तो आपको 6% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। सर, जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि इसकी जो लोन अमाउंट है मैक्सिमम 10 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन बात ये उठती है कि 10 करोड़ तक का लोन अमाउंट तो हो जाता है, लेकिन इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होना चाहिए, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। MLEPY स्कीम में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन प्रोजेक्ट कॉस्ट को लेकर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 27 अगस्त 2021 को भी
लेटेस्ट नया अमेंडमेंट आया है और काफ़ी सारे जो कन्फ्यूजन है उस अमेंडमेंट से ख़त्म हो गए हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि आपने जो बैंक लोन लिया है उसमें बैंक का लोन अमाउंट और आपका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन वो दोनों मिला के एमएसएमई की डेफिनेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भारत सरकार की एमएसएमई की नई डेफिनेशन आ गई है जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को उन्होंने डिफाइन कर दिया गया है। आप चाहे से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, ट्रेडिंग सेक्टर में है, तो भी ये डेफिनेशन सभी के लिए सेम है। सेकेंड हम बात करते हैं स्मॉल यूनिट्स की। स्मॉल यूनिट का मतलब है कि आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है और आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें साइलेंटली, हाँ सर साइलेंटली, मीडियम को ख़त्म कर दिया है। यदि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट एमएसएमई की डेफिनेशन के हिसाब से प्लांट एंड मशीन में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अब क्या है एलिजिबल? ओनली स्मॉल यूनिट्स और माइक्रो यूनिट्स ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में डिस्कस करना है। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि आपने जो बैंक से लोन अमाउंट लिया है और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, वो यदि आपकी स्मॉल यूनिट है तो आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यदि आपकी स्मॉल यूनिट है तो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए MLUPY स्कीम में क्वालिफाई करने के लिए। सर, आपने हमारे बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए। इतने आसान तरीके से आपने इस पॉलिसी के बारे में हमें समझा दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस स्कीम के लिए हमें कब और कहां अप्लाई करना चाहिए, इसका क्या प्रोसीजर है, एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस स्कीम में बहुत सारे नए अमेंडमेंट आ गए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको कब अप्लाई करना है ताकि इस स्कीम का आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका लोन अमाउंट 10 लाख रुपए तक का है तो आप बैंक से पहले अपना लोन अमाउंट सैंक्शन करा सकते हैं और फिर आप कंसर्न DIC के अंदर विदिन 90 डेज आपको अप्लाई करना है। आपको समय का बहुत ध्यान रखना है कि यदि आपने लोन सैंक्शन करा दिया और आपने विदिन 90 डेज DIC में अप्लाई नहीं किया तो हो सकता है आपके प्रोजेक्ट को कंसिडर नहीं किया जाए। आपके पास दूसरा और ऑप्शन है कि आप लोन सैंक्शन से पहले ही DIC में अप्लाई कर सकते हैं और DIC में आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल होने के बाद में कंसर्न बैंक में उसको सब्सिडी के लिए भेजा जाएगा। लेकिन यदि आपका लोन अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फर्स्ट पहले DIC के अंदर ही अप्लाई करना है। पहले क्या होता था कि हम बैंक से लोन सैंक्शन करा लेते थे और फिर हम DIC में अप्लाई करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है, यदि आप इस स्कीम में फ़ायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो कंसर्न DIC है उसमें आप पूरा ऑनलाइन अप्लाई करिए। वहाँ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद में यदि आपका सक्सेस हो जाता है और उनको लगता है कि आप इस स्कीम की सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो आप जो बैंक को मेंशन करेंगे, जिस बैंक का नाम आप बताएंगे, DIC के द्वारा उस बैंक में आपके प्रपोजल को भेजा जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यदि आपका लोन अमाउंट 10 लाख रुपए तक का है तो DIC के जो महाप्रबंधक है वो ही आपको इस स्कीम के लिए सैंक्शन करने के लिए एलिजिबल है। यदि आपका लोन अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इसके लिए पूरी टास्क फोर्स गठित की गई है। वहाँ आप अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपका सैंक्शन होगा, उसके बाद में ही बैंक में आपके प्रपोजल को भेजा जाएगा। सर, आपने इस स्कीम को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाया है और हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, ट्रेडिंग सेक्टर हो, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी और जिनके होने से हमें इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा? MLUPY स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर तीनों पे लागू है, लेकिन कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ है जिस पे ये स्कीम लागू नहीं होती। सबसे पहले एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो स्कीम लागू नहीं होगी। सेकंड, रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी एक्टिविटीज़ है उस पर यह स्कीम लागू नहीं होगी। माइनिंग सेक्टर पे ये स्कीम लागू नहीं होती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप एजुकेशनल सेंटर चला रहे हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, NGO चला रहे हैं, तो भी आपके ऊपर ये स्कीम लागू नहीं होगी। आप कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स परचेज कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
इसके अलावा यदि आप मांस मदिरा या विस्फोटक से संबंधित कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं तो भी ये स्कीम आपके ऊपर लागू नहीं होगी। इन स्कीम के अलावा लगभग सभी एक्टिविटीज पे ये स्कीम लागू रहेगी। विष्णु सर, आपने हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया है, हमारे सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई ऐसी खास बातें, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें अब बहुत सारे डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो गए हैं, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष बातों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से जनों ने अप्लाई किया और गलत तरीके से उनको सैंक्शन भी हो गया, लेकिन उनको विद इंटरेस्ट वापस अमाउंट जमा कराना पड़ा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको क्लियरली समझ लीजिए कि आप पे ये लागू होता है, आप एलिजिबल है तो ही आप इसको अप्लाई कीजिए। आपका जो फर्स्ट सैंक्शन लेटर होता है उसी पे ये स्कीम लागू होगी। आपको जो फर्स्ट सैंक्शन लेटर जारी होता है, यानी आपने पहले 2 करोड़ रुपए लोन के लिए अप्लाई किया तो 2 करोड़ रुपए पे आपको ये स्कीम एलिजिबल हो जाएगी। आप बाद में इसका एक्सपेंशन करते हैं, बाद में लोन अमाउंट बढ़ाते हैं तो ये स्कीम लागू नहीं होगी। सेकंड, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक्सपेंशन में कवर होते हैं या न्यू यूनिट में। आप कोई भी जब बिजनेस का प्लान कर रहे हैं तो इसकी प्लानिंग कीजिए कि हमें एक्सपेंशन में जाना है या न्यू बिजनेस में जाना है। बहुत से व्यक्ति अपने पुराने जो लोन है उसको चुका के नया लोन ले रहे हैं, तो आप केयरफुली ध्यान रखिए कि आप वो एक्सपेंशन में आएगा, वो न्यू बिजनेस में नहीं आएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी बिजनेस है, आपके उसमें बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी है। आप चाहे से पुराना लोन को जमा करा दे और फिर आप नया लोन ले, तो आप जो ऑलरेडी आपकी प्लांट एंड मशीनरी उसी के लिए लोन ले रहे हैं तो वो एक्सपेंशन माना जाएगा। आप किसी भी तरह की गलतफहमी में नहीं रहिए, आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गलत तरीके से अपन यदि कोई भी स्कीम सैंक्शन करा लेंगे तो विद इंटरेस्ट हमें वो जो भी हमने सब्सिडी ली है वो हमें जमा करानी पड़ेगी। तो केयरफुली आप इस स्कीम को समझिए और आप एलिजिबल है तभी इसको अप्लाई कीजिए। सेकंड, यदि आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा है या आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली, वो ये है कि यदि आपने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 में कैपिटल सब्सिडी ले ली है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने वहाँ पे कैपिटल सब्सिडी ले ली तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं ले सकते हैं। यदि आपने वहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी ले ली तो भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं ले सकते हैं। आप कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी में से एक ही सब्सिडी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम में भी है। रिफ्स के अंदर भी कई सेक्टर्स को इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। अब आपको प्लानिंग करना है कि आपको इंटरेस्ट सब्सिडी रिफ्स के अंदर लेना है या MLUPY के अंदर लेना है। तो दोनों स्कीम अलग अलग स्कीम है, दोनों के अलग अलग अमाउंट है, वो आप प्लानिंग करके आपको डिसीजन लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर। हम उम्मीद करते हैं दर्शकों कि हमारे वित्तीय सलाहकार विष्णु गोयल जी ने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचा दिए होंगे, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल हमारे मन में उठ रहे होते हैं, तो बिल्कुल मत सोचिएगा, आप अपने उन सवालों को हमारे कॉमेंट्स बॉक्स के सेक्शन में जाकर वहाँ टाइप कर दीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने के लिए। और हाँ, खास बात, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दूसरों की मदद हो सकेगी इसलिए शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।